हम इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इतिहास को प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हम लोग जिसको बोलते हैं पहला हिस्सा माना जाता है प्राचीन इतिहास, और दूसरा जो हिस्सा माना जाता है उसको हम मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, और तीसरा इसका हिस्सा होता है जिसको हम आधुनिक भारत बोलते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक इसका चौथा पार्ट भी होता है, लेकिन वो आयोग की परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उसको काउंटिंग की जाती है उसको हम लोग विश्व इतिहास कहते हैं। और विश्व इतिहास का जो हिस्सा होता है वो हमारा किस परीक्षा में आता है, आप लोग देखिएगा, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, वो आप लोग देखिए उसकी मुख्य परीक्षा में उसके पूछा जाता है। तो हम लोग ये क्या है कि इतिहास का हम 3 हिस्सों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा में इसके चीजें आती हैं। अब हम लोग सबसे पहले इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास शब्द है क्या। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि हर विषय का अपना एक पिता होता है, वैसे हम लोग ये भी कहते हैं इतिहास विषय के भी अपने एक फादर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस की एक पुस्तक है जो आप लोग देखिएगा, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो वो बुक है जिसमें पहली बार ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस उसके फादर माने जाते हैं। आप लोग देखिएगा इतिहास में हम लोग कभी कभी बच्चों ये सोचते हैं कि इतिहास क्या एक घटनाओं का ही एक लेखा जोखा है क्या इतिहास एक घटनाओं का लेखा जोखा है, या इतिहास के अंदर हम केवल तिथियों का ही अध्ययन करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इतिहास एक वैज्ञानिक रूप को प्रस्तुत करता है। क्या वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करता है कि जो पीछे चीजें हुई हैं उस काल का विज्ञान क्या रहा है, उस काल की तकनीकी क्या रही है, उस काल की जो सामाजिक व्यवस्था क्या रही है, उस काल का प्रशासन क्या रहा है, उस काल के जो मानव था, मानव ने किन किन रास्तों से, किन किन व्यवस्थाओं से अपने को विकसित किया, या कैसे कैसे वो विकास की धारा में बहे। ये सारी जो जानकारी मिलती है वो आप लोग देखिएगा वो हमको इतिहास ही बताता है। एक तरह से इतिहास जो होता है आने वाले सभ्यता का एक तरह से पथ प्रदर्शक होता है, यानी अतीत की घटनाओं से हम लोगों को भविष्य को बेहतर करने की जो हम लोगों को सूझ मिलती है, समझ मिलती है, वो हम लोगों को कहां से मिलती है? इतिहास से मिलती है। और इतिहास को पढ़ने के बाद ही सही मायनों में एक अधिकारी या प्रशासनिक जो अधिकारी बनते हैं, मजे हुए प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उनको बनने में सबसे बड़ा अगर महत्व रोल जाता है तो वो इतिहास को जाता है। यानी कि यदि हम इतिहास के अध्ययन से वंचित रहते हैं तो एक अच्छे और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी हमें बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए हमको इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि अगर हम देखा जाए तो इतिहास के हम लोगों को कितने चेहरे देखने को मिलते हैं। तो इतिहास को हम लोगों को 3 चेहरे मिलते हैं। पहला आप लोग देखिएगा, इतिहास का जो चेहरा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अंदर हमें ना तो कोई लेखन सामग्री मिली है और ना तो कोई लेखन सामग्री हमारे पास मिली है, और ना ही कोई ऐसी हम लोगों को चीजें मिली हैं जिसको कोई पढ़ा जा सके। जब हमारे पास कोई लेखन सामग्री है ही नहीं तो हम इसको कोई कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो ऐसे काल को हम लोग क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है।
और एग्जाम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका स्टोन एज बोला जाता है, जिसको हम लोग सीधा सीधा कहते हैं, आप लोग देखिएगा, पाषाण काल। इसी के बाद हमारा दूसरा इतिहास का भाग चालू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका आद्य इतिहास बोला जाता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत वह आता है कि इस समय हमें लेखन कला तो थी हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको क्या नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ नहीं पाए। इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखते हैं, इसी में हम लोग बच्चों क्या रखते हैं, इसी में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को हम रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लेखन कला तो थी, लेकिन हम आज तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं। ये आपको देखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत मिलता है। अगर ये देखा जाए कि इसको लिखने का तरीका क्या है, या हम इसको बोला जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, तो हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं, इसको भाव चित्रात्मक कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों, इसको भाव चित्रात्मक कहा गया है, लेकिन वो क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, ये कहा गया है कि भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता में किया गया है। अब तीसरा हम लोग ये कहते हैं कि इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो हम कहते हैं कि इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है कि जहां तो लेखन कला भी थी और हम लोगों ने उसको क्या किया है, पढ़ लिया है। यहीं से इतिहास चालू होता है। और मुख्य रूप से आप लोग देखिएगा, सबसे पहले अभिलेखों को जो पढ़ने का काम हुआ है वो 1750 में, आप लोगों को सभी को पता होगा कि 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजने का जो काम किया था वो टीफेन थेलर जी ने किया था। टीफेन थेलर ने सबसे पहले 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजा और उसके बाद जाकर 1837 में आप लोग देखिएगा जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। तो इतिहास बच्चों वहीं से प्रारंभ होता है कि जहां से हमारे पास लेखन कला प्रगति हो जाती है, और दूसरा हम उस लेखन सामग्री है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहीं से हमारा इतिहास का प्रारंभ आता है। अब हम ये कहते हैं कि इतिहास को हम जाने कैसे, तो हम लोग ये कहते हैं कि इतिहास को जानने के हमारे पास 3 साधन आते हैं। पहला साधन को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला साधन हमारे पास क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा साधन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। और तीसरा जो हमारा साक्ष्य माना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग देखिएगा, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसको हम वहां से जो हमको जानकारी मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा साक्ष्य बोलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य। अब हम लोग बच्चों ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या इतिहास जो होता है वो क्या एक जगह लिखा होता है? नहीं, इतिहास क्या होता है, तमाम प्रकार के तथ्यों को जुटाना पड़ता है। कैसे जुटाना पड़ता है? जैसे मान के चलिए कोई अभिलेख है तो अभिलेख से हमने कोई सामग्री जुटा ली, यदि हमारा कोई साहित्य है तो हमने उसको साहित्य से कुछ चीजें ले लिया। तो ये तमाम प्रकार, या कोई विदेशी है तो उस विदेशी जो विदेश भारत में भ्रमण करने को आया है और वो तमाम जगह गया है, तो तमाम जगह भारत के अन्य जगहों पर घूमने के बाद भारत के विषय में जो उसने सूचनाएं दी हैं, उन सूचनाओं को इतिहासकारों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो सूचनाएं मिली हैं, उस सूचनाओं को हम लोगों ने एकत्र किया और एकत्र करने के बाद उसको जो हमने जुटाया है, उस जुटाने के बाद ही किसी एक इतिहास का निर्माण हुआ है। उसको हमने कालखंड के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से हमने उसको पिरोने की कोशिश करी और इस प्रकार से पिरोने के बाद हमारा इतिहास एक तैयार हुआ है। हर देश का अपना अपना इतिहास होता है, जो वहाँ के इतिहास का तमाम प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करके वहाँ के उस इतिहास का निर्माण करते हैं। ऐसे बच्चों हम लोग देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य को देखते हैं। अगर हम साहित्य के साक्ष्य को देखते हैं तो किसी भी देश का जो साहित्य होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक साहित्य को हम लोग बोलते हैं, आप लोग देखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं, आपको देखिएगा, धार्मिक साहित्य होता है, और दूसरा जो साहित्य होता है इसको हम लोग लौकिक साहित्य बोलते हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लीजिएगा आप लोग। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है वो साहित्य जिसके विषय जो होता है वो धर्म होता है, और
इनके अलावा जिसका विषय धर्म नहीं होता है, प्रेम होता है या कोई आर्थिक राजनीतिक घटनाएं होती हैं, कुल मिलाकर ये होता है कि धर्म का विषय नहीं होता है, ऐसे साहित्य जिसमें आम जन जीवन की बातें होती हैं, ऐसे साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? लौकिक साहित्य बोलते हैं। अब चूंकि हम भारत का, हिंदुस्तान का हम लोग धर्म पढ़ रहे हैं या हिंदुस्तान का हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान के साहित्य के विषय में हम लोगों को ये बात समझ लेना जरूरी है कि हिंदुस्तान का जो धर्म है उसमें धर्म के साहित्य लिखे गए। तो हिंदुस्तान के धर्म के साहित्य को हम दो वर्गों में बांट लेते हैं। ऐसा धार्मिक साहित्य जिनको ब्राह्मणों ने लिखा है उसको बच्चों हम लोग ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं, और वो साहित्य जिसको गैर ब्राह्मणों ने लिखा है उसको हम गैर ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य में आप लोग कौन कौन से आ जाएंगे? सब आपका वेद आ जाएगा, वेद के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आ जाएगा, आरण्यक के बाद आपका उपनिषद आ जाएगा, पुराण आ जाएगा। ये सारे जो होते हैं ये है धर्म का विषय, लेकिन इसको जो लिखा है वो किसने लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखा है, इसलिए इसको ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। गैर ब्राह्मण साहित्य में, गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में दो आ जाते हैं। एक आपका आ जाता है आपका बौद्ध धर्म के साहित्य होता है, और दूसरा आप लोग देखिएगा हमारा कौन सा होता है? आपका जैन साहित्य होता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में ये एक विशद का विषय है, आप वो काफी बड़ा इनका विषय है। तो इसको हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उसमें हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में पढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये समझ लेना है कि गैर ब्राह्मण साहित्य में हम सभी लोग जैसे जानते हैं कि बच्चों, अगर हम ये कहा जाए कि बौद्ध साहित्य, तो हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो पिटकों में सम्मिलित हैं। बोले साहब आप लोग देखिएगा पिटक में सम्मिलित है, तो पिटक आप लोग देखिएगा पिटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? हम सभी लोग बच्चों जानते हैं पिटक की संख्या 3 होती है, यानी कि त्रिपिटक है। पहला आपका विनय पिटक आता है, दूसरा आपका बच्चों सूत्र पिटक आता है, और तीसरा हमारा कौन सा आता है बच्चों? आप लोगों को सभी को पता होगा कि 3 पिटक है। क्यों बच्चों? बिल्कुल बात सही है। तो इसमें विनय पिटक में क्या दे रखा है? तो विनय पिटक में क्या दे रखा है कि जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हुआ करती थी उनको आचार विचार से रहने के लिए इसमें क्या किया गया है? विनय पिटक में उनके आचार विचार के नियम दिए गए हैं। दूसरा जो हमारा पिटक आता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सुत्त पिटक कहते हैं। और सुत्त पिटक के अंदर बच्चों क्या दिया गया है? सुत्त पिटक के अंदर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में दिया गया है। और अगर मैं आपसे कहूं अभिधम पिटक क्या है, तो अभिधम पिटक में क्या दे रखा है? अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के जो दर्शन दे रखे हैं बच्चों, वो अभिधम पिटक में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम जैन धर्म की शिक्षाओं को देखते हैं, तो जैन धर्म में आप लोग देखिएगा जैन धर्म की शिक्षाएं किसके अंदर शामिल की गई हैं? आगम में। किसके अंदर शामिल